भारत एक ऐसा देश है जिसे संस्कारी और सामाजिक कहा जाता है, जहाँ के लोगों को सभ्य और संस्कारी माना जाता है। उसी देश में एक ऐसी लहर दौड़ती है जो किसी फ्लैग से कम नहीं। How long is it? 2 crore in cash, you'd suck my. Would you rather watch your parents have sex or you join in once and stop it forever? ये लॉन्डो का 2-2 लाख रुपए दिन का पैकेज होता है। जब तक चिंगारी निकल आती ना अमेज़न जंगल से। पर अगर किसी को कहीं बुरा लगा है तो मैंने ऊपर एक फीडबैक फॉर्म रखा है। जो भी आपको लगा बुरा, आप उस पर लिख देना और उस फॉर्म को फोल्ड करके फिर अपने साल 2016 में जियो के लॉन्च के बाद इंटरनेट बूम आया इंडिया में। उसके बाद सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब, टिकटॉक और इंस्टाग्राम का ट्रेंड बढ़ा। जियो के लॉन्च होने से पहले इंडिया में 1 GB डेटा का कॉस्ट 225 से 350 रुपये के बीच हुआ करता था। वहीं जियो के आने के बाद 1 GB डेटा का कॉस्ट 12 से 14 रुपये रह गया, जिसके वजह से डेटा कंजप्शन बढ़ा और सोशल मीडिया के कंटेंट्स का भी कंजप्शन बढ़ गया। इंटरनेट का एक्सेस बढ़ने से लोगों को फ़ायदा तो हुआ, एजुकेशन ईजी हो गई। पेरेंट्स ने अपने बच्चों को स्मार्टफोन दिलाए ये सोचकर कि वो पढ़ेंगे, पर हुआ उसका उल्टा। जैसे जैसे टिकटॉक और यूट्यूब का ट्रेंड बढ़ा, लोगों को कंटेंट क्रिएशन समझ आने लगा, तो सबने कैमरा उठाया और जो मन आया वीडियो बना दी। किसी ने किसी को गाली दे दी, किसी ने गाली को कॉमेडी बना दिया और गाली देने वाले कूल बन गए। जो एस्पायरिंग कंटेंट क्रिएटर्स थे वो ऐसे लोगों को एज रोल मॉडल कंसिडर करने लगे। वो अपने पेरेंट्स को ये बताते थे कि वो ये कर पैसा कमा रहे हैं तो ये सही है। जो चीज़ वरदान साबित होगी ऐसा सोचा जा रहा था, वो अभिशाप बन के रह गया। 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में 86% इंडियंस ने कंज्यूम किया। वहीं ये परसेंटेज 3% से बढ़कर 89% हो गया 2019 में। की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 2019 में 450 मिलियन यूजर्स थे, जो कि 2021 में बढ़कर 829 मिलियन हो गए। और पर यूज़र का जो एवरेज डेटा कंजम्पशन था पर मंथ वो 9.8 GB था। सवाल तो ये है कि इंडिया डिजिटली ट्रांसफॉर्म हुआ है या बर्बाद। इंडिया में यूट्यूब और टिकटॉक कंटेंट जैसे एक फैशन बन गया। हर किसी को क्रिएटर बनना था, चाहे कुछ भी करना पड़े, लिटरली कुछ भी। सोफिया अंसारी एक बहुत ही फेमस इंस्टाग्राम मॉडल है, जिनके इंस्टाग्राम पे 14 मिलियन फॉलोअर्स हैं। दुख की बात तो यह है कि संदीप माहेश्वरी सर, जिनके फॉलोअर्स सोफिया अंसारी से बहुत कम है, 5.17 मिलियन। अगर आपको नहीं पता है कि संदीप माहेश्वरी कौन है तो मैं आपको बता दूं कि वो एक इंडियन बिजनेसमैन है और एक मोटिवेशनल स्पीकर है। आप चाहें तो उनके कंटेंट्स को यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, और मैं ये एज्यूम करता हूँ कि आपको सोफिया अंसारी की जो कंटेंट से वैल्यू मिलती है उससे ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। खैर, सोफिया जी का पूरा नाम सोफिया सलेहा अंसारी है, जिनका जन्म 30 अप्रैल 1996 को वडोदरा में हुआ। उनको बचपन से ही डांस और परफॉर्मिंग आर्ट का शौक था। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने मॉडल बनने का डिसाइड किया और अपने डांस के बोल्ड वीडियोस टिकटॉक पर पोस्ट करने लगे। बट वेट, डांस और परफॉर्मिंग आर्ट का परफेक्ट एग्जाम्पल मैंने देखा। साईं पल्लवी जी का मैंने एक अवार्ड फंक्शन में साड़ी में बहुत ही खूबसूरत डांस परफॉर्मेंस देखा। और मुस्लिम कल्चर में तो हिजाब का चलन है, और यहाँ तो सोफिया जी ढंग के कपड़े भी नहीं पहनती। गानों पे अश्लील मूव करना और उसको परफॉर्मिंग आर्ट कहना कहाँ तक सही? इस सवाल का जवाब आप कमेंट में दीजिए। इससे इन्होंने जल्दी ही पॉपुलैरिटी गेन की और लोगों के नेगेटिव डोपामिन रिलीज का एक साधन था। जब टिकटॉक बैन हुआ तो वो इंस्टाग्राम पे शिफ्ट हो गई और अपनी वीडियोस वहाँ पे पोस्ट करने लगी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा
कि कोई गलत दिखा जरूर सकता है और उसे देखना है या नहीं ये आपकी मर्जी है। दीपक कलाल, जिनका पूरा नाम दीपक वसंत कलाल है, जिनका जन्म 19 अक्टूबर 1972 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ था, जिनके पिता एक म्युनिसिपल इंजीनियर थे और मदर होममेकर। उन्होंने कुकरी में क्राफ्ट्समैनशिप की डिग्री की रिजवी कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट मुंबई से। उसके बाद वो 3 स्टार होटल में रिसेप्शनिस्ट का काम करने लगी। 2017 में इन्होंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया एज ब्लॉगर। उसके बाद स्टार्ट हुआ इनका सार्कास्टिक अवतार, जिसमें इन्होंने सारी हदें पार कर दी, लिटरली सारी हदें पार कर दी फेमस होने के लिए। आज इनके इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, वो भी इनकी सिर्फ क्रिंज हरकतों की वजह से। इन्हीं क्रिंज हरकतों की वजह से इन्हें इंडियाज गॉट लेटेंट जैसे शो में जाने का मौका मिला, जो कि इनके क्रिंज हरकतों से भी बहुत आगे बढ़ चुका था। तो आइए अब बात करते हैं समय रैना की, जो कि इंडियाज गॉट लेटेंट शो के होस्ट थे। मतलब इस शो में कॉमेडी के नाम पर सिर्फ गाली और अश्लीलता सर्व की जा रही थी ऑडियंस को। फेम पाने के लिए उन्होंने लिटरली अपने माँ बाप की इज्जत तक को बेच दिया और इंडियन कल्चर को शर्मसार कर दिया। और ऐसे लोगों को हम लोग इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर समझते हैं, जिनको सपोर्ट करते हैं, जिनको फॉलो करते हैं। ये हमारी माइंडसेट को दर्शाता है, ये हमारा माइंडसेट कैसा है। फिर नाम आता है एजाज खान का, जिनका एक शो चलता है हाउस अरेस्ट, जहाँ पे औरतों की इज्जत को तार-तार किया जाता है, शर्मसार किया जाता है, उनसे अश्लील और भद्दे सवाल पूछे जाते हैं, खुलेआम कैमरा के सामने, लोगों के सामने उनके कपड़े उतारने को कहा जाता है। मतलब ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। क्या वो यही सब चीज़ें अपनी बेटी बहन के साथ करते हैं? और ऐसे बहुत से क्रिएटर्स आपको पता होंगे जो क्रिंज और वाहियात हरकतें करके फेमस हुए हैं, जैसे कि पुनीत सुपरस्टार, राखी सावंत, पूनम पांडे और बहुत से ऐसे नाम। मैं बात करना चाहूँगा कि प्रॉब्लम उनकी नहीं, प्रॉब्लम सोसाइटी की है। सोसाइटी ने उन्हें एक्सेप्ट किया है, ऐसे कंटेंट को बढ़ावा दिया है। ये तो बात वही हो गई कि नेता अच्छा नहीं है फिर भी वोट उसे ही दिया जाए। तो चलिए, पॉलिटिक्स की बात हो गई है तो पॉलिटिक्स का क्या कंट्रीब्यूशन है वो भी देखते हैं। इंडिया 200 सालों तक ब्रिटिश रूल के अंदर था। उस वक्त इंडिया को फाइनेंशियली बहुत डिमोलिश किया ब्रिटिशर्स ने। उसके बाद 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो डिवीज़न हो गया, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। फिर से एक नई क्राइसिस शुरू हुई, द कश्मीर क्राइसिस। इंटरनली उससे भी बहुत बड़ी क्राइसिस शुरू हो गई, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे। हिंदू मुस्लिम हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं धर्म के नाम पे। पर कोई भी मिनिस्टर कभी भी खुल के मीडिया के सामने किसी भी पक्ष का सपोर्ट नहीं करता है। अपनी शरीयत की हिफाजत करेंगे और अपने शरीयत पर चलेंगे, और दूसरे जो मजहब के लोगों हैं हम उनसे कहेंगे कि आप अगर हमारा ताउन चाहते हैं अपने मजहब पर चलने के लिए तो हम अपना ताउन देने के लिए हमेशा तैयार हैं। और इंटरनली हिंदू लीडर हिंदू को सपोर्ट करता है, मुस्लिम लीडर मुस्लिम को सपोर्ट करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लीडर्स वैसे हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, जैसे कि सर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी। वेस्ट बंगाल में 2024 के इलेक्शन के टाइम पे बीजेपी पार्टी मेंबर्स को मारा जा रहा था, उनको हैरेस किया जा रहा था। और वहीं ममता बनर्जी कहती हैं कि इसमें कोई भी TMC के पार्टी मेंबर्स इन्वॉल्व नहीं। मैम, आपके राज्य में किसी की इतनी हिम्मत हो गई कि आपके बिना इन्फॉर्मेशन और परमिशन के ये सब करे और आपको पता नहीं, ये तो सिर्फ एक डटी पॉलिटिक्स है। 2018 में बिहार में रामनवमी के दौरान हिंदू और मुस्लिम के बीच दंगे हुए, मुंगेर, औरंगाबाद, सिवान और भी कई डिस्ट्रिक्ट। ये सब चीज़ें ये दर्शाती हैं कि भारत एक बहुत ही दयनीय स्थिति की तरफ बढ़ रहा है। मिनिस्टर्स को सिर्फ वोट चाहिए, पावर चाहिए और कुर्सी चाहिए, चाहे आप जिए या मरे। आपकी सुरक्षा और सम्मान से कुछ भी उनको लेना देना नहीं। इंडिया में दंगा करने हजारों लोग आ जाते हैं, पर वहीं किसी की मदद करने की बात आए तो कोई नहीं आता। ये कौन सा विकसित भारत है? यहाँ किसान गरीबी में मर रहे हैं, शिक्षा का बुरा हाल है, पॉपुलेशन हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है, मेडिकल फैसिलिटीज़ बद से बदतर हैं, और वहाँ आप सशक्त भारत की बात करते हैं। मोदी जी कहते हैं भारत का एग्जाम्पल बनेगा दुनिया के लिए,
हाँ ज़रूर बनेगा। जहाँ की पॉपुलेशन अनकंट्रोलेबल है, क्राइम उसके पीक पे जा चुका है, इलिटरेसी हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है, मेडिकल फैसिलिटीज़ की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, उसमें एग्जाम्पल ज़रूर बनेगा भारत। आप राम मंदिर पे लाखों करोड़ों इन्वेस्ट कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्मार्ट सिटीज़ बनवाने में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अरे सर, ज़रूरत उसमें इन्वेस्टमेंट की नहीं है। इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत एजुकेशन को फ्री करने में है, मेडिकल फैसिलिटीज़ को फ्री करने में, फार्मर्स को सशक्त बनाने में इन्वेस्टमेंट की। आप इंडिया को यूके, यूएस, दुबई जैसा बनाना चाहते हैं तो सोच भी आपको वैसी रखनी होगी। जहाँ की जनता नॉर्मल ट्रेन की टिकट नहीं खरीद पा रही है, क्या वो बुलेट ट्रेन की टिकट खरीद पाएगी? जहाँ की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन 2 वक्त की रोटी के लिए मुश्किल से पैसे जुटा पा रही है, क्या वो राम मंदिर घूमने जा पाएगी? क्या उतना खर्च कर पाएगी? किसानों को महीने में 2000 रुपये देने से और बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन देने से क्या देश विकसित हो जाएगा? आप उन्हें ऐसा बनाने के लिए काम करें ताकि वो खुद से कमा सके, ना कि आपकी पेंशन का वेट करें, ना कि आपकी सब्सिडीज़ का वेट करें। उन्हें ट्रेनिंग दीजिए, उन्हें पढ़ाइए, उन्हें टेक्नोलॉजीज़ को कैसे यूज़ करना किया जाता है, किस सॉइल पे कौन सी खेती की जाती है, कौन से वेदर कंडीशन में कैसे खेती की जाती है, क्या टेक्नोलॉजीज़ उसमें यूज़ होंगी, क्या इन्वॉल्वमेंट होगी टेक्नोलॉजीज़ की, वो उन्हें सिखाइए, उन्हें बताइए, तब वो अच्छे से और फार्मिंग कर पाएंगे और फसलें उगा पाएंगे। 5G टेक्नोलॉजी और AI आने से देश विकसित नहीं होगा, ये आपको समझना होगा। US, UK जैसे देश इसलिए आगे हैं क्योंकि वो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को दूसरे देशों से इंपोर्ट नहीं करते, वो अपने यहाँ क्रिएट करते हैं और हमारे जैसे देश को एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ हमारा कुछ भी नहीं है। गूगल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, हमारे फ़ोन कंपनीज, हमारे लैपटॉप, जहाँ तक कि बुलेट ट्रेन जो हमारे यहाँ आने वाली वो भी बाहर की। क्या हम उतने कैपेबल नहीं हैं? क्या हमारे पास वैसे कैपेबल लोग नहीं हैं कि हम अपने यहाँ वो चीज़ें बना सकें? क्या हमारे पास संसाधन नहीं है? हमारे पास सिर्फ कमी है थॉट प्रोसेस की। इंडिया में सिर्फ 27 करोड़ लोगों के पास 5G इंटरनेट एक्सेस है और हमारी आबादी है 145 करोड़, जो कि हमारी आबादी का 18.62% है। यह है हमारा डिजिटल इंडिया। 72.4 करोड़ लोगों के पास 4G इंटरनेट है, जो कि हमारी आबादी का 49.93% है। 4G लॉन्च हुआ था 2016 में और 5G 2022 में। 3 साल में 5G 18.6% आबादी को ही कवर कर पाया है और 9 साल में 4G सिर्फ 50% आबादी को कवर कर पाया। अब बताइए कि ये प्रोग्रेस रेट क्या है। वहीं पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो 2016 में पॉपुलेशन 134 करोड़ थी, 2024 में बढ़ के 145 करोड़ हो गई है। और काउंटिंग। हमारे यहाँ 18+ पॉपुलेशन 96 करोड़ की और गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी हर साल सिर्फ 11 करोड़ की ही आती है। फिर भी ये नेता हर भाषण में कहते हैं कि हम सबको सरकारी जॉब दे देंगे। अच्छा, 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार का वादा आप लोगों ने किया है, फिर भी बिहार में अब कुछ लोगों को भरोसा नहीं है कि आप लोग दे पाएंगे। ये प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अगर वो दे देंगे तो हम भी उनके साथ आ जाएंगे। अब जिनको भरोसा नहीं है तो कुछ देर इंतज़ार का मज़ा लीजिए। जब हमारे यहाँ गवर्नमेंट जॉब हमारे यूथ पॉपुलेशन का 11% ही है, तो आप 89% पॉपुलेशन को गवर्नमेंट जॉब कैसे देंगे? मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपना वोट कास्ट करने से पहले बहुत गहराई से सोचिए, क्योंकि आपकी एक वोट की कीमत बहुत ज़्यादा। गवर्नमेंट किसान से चावल 22 से 25 रुपये पर केजी में खरीदती है और मार्केट में वही चावल 50 से 70 रुपये केजी पे बिकता है। तो आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा? किसानों को तो नहीं मिल रहा। इन्फ्लेशन हर साल 6% से बढ़ती है, जिसका मतलब ये होता है कि इस साल जो चीज़ 100 रुपये की है वो अगले साल 106 रुपये की हो जाएगी। लेकिन इस देश में महंगाई उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती दिख रही है। आजकल लोग मनमाना पैसा लेने लगे हैं किसी भी चीज़ का। जैसे रेंट पिछले साल 6,000 था, इस साल सुनो तो 7,000, 8,000। ये तो कहीं से भी 6% इन्फ्लेशन नहीं लगता। आजकल जनरल स्टोर्स वाले कोल्ड ड्रिंक को ठंडा करने के लिए 5 रुपये 10 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। रेलवेज़ में अलग लोग एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करते हैं। मतलब हर किसी को लूट के राजा बनना है, मेहनत से नहीं। अंग्रेज़ों से हमें गांधी जी, नेताजी, भगत सिंह जी ने और तमाम फ्रीडम फाइटर्स ने आज़ाद करवाया था, क्योंकि वो भारत को बर्बाद कर रहे थे। लेकिन अब तो देश के लोग ही देश को बर्बाद कर रहे हैं। इसका क्या किया जाए? हमारे यहाँ वुमेन रिलेटेड क्राइम, मर्डर, फ्रॉड्स एक्सेट्रा
तमाम तरह के क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं और सरकार कहती है कि भारत विश्व गुरु है। भारत किस एंगल से विश्व गुरु है ये तो मुझे समझ नहीं। क्या आपको पता है? कमेंट्स में बताएं। इंसान की जितनी सैलरी नहीं है उससे ज़्यादा महंगाई है इस देश में। आटा 2016 में 25 रुपये हुआ करता था पर केजी और आज वही 40 से 50 रुपये पर केजी हो चुका है। ऑयल, शुगर, LPG तमाम तरह की जो घर की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो महंगी हो चुकी हैं और हर साल गवर्नमेंट बजट पास करती है, फालतू के GST लगा देती है चीज़ों पे और लोगों से पैसा लेती है और अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करती है। रोड, हाईवेज़ और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बड़े बड़े बजट पास किए जा रहे हैं पर किसानों की वेलबींग, फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकल के लिए कभी भी आज तक बड़ा बजट पास नहीं हुआ, ना उस पर काम किया गया। जब आप लोगों की बेसिक नीड ही पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो वो लोग टेक्नोलॉजी का क्या करेंगे? गवर्नमेंट ने हाल ही में $1 बिलियन का फंड इशू किया है कंटेंट क्रिएटर्स के लिए। मतलब वाह, क्या इनोवेशन है। किसान मर जाए, युवा अनपढ़ रह जाए, लोग इलाज के बिना मर जाए और बजट तो हम लोग शो ऑफ के लिए पास करें। मतलब आउटस्टैंडिंग इनिशिएटिव। मतलब जो लोग डॉलर्स में कमा रहे हैं हम उनको और पैसे देंगे, उनके लिए और बजट पास करेंगे। जिनको ज़रूरत है उनकी तो हम सोच भी नहीं रहे। मतलब लिटरली इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा दी गई है। ना लॉज इक्वल है सबके लिए, ना रूल्स। जिस चीज़ पे बात होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर किसी का ध्यान नहीं। यहाँ मिनिस्टर्स के लिए अलग लॉ है, बिजनेसमैन के लिए अलग लॉ है और मिडिल क्लास और गरीब के लिए अलग लॉ है। एक पुलिस वाला एक गरीब को पीटता है और वहीं दूसरी तरफ एक नेता की चुपचाप गाली भी खाता है। इंडिया जैसा अपने आप को दुनिया के सामने प्रेजेंट करता है, असल में इंडिया वैसा है नहीं। कभी आपने सोचा कि हमारे पास हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज़ क्यों नहीं है? कभी आपने सोचा कि हमारे पास जापान जैसी टेक्नोलॉजी क्यों नहीं है? क्यों हमारे पास दुबई जैसा टूरिज्म नहीं है? क्यों हमारे पास खुद गूगल या मेटा जैसी जायंट कंपनीज नहीं? प्रॉब्लम यही है कि हमने कभी सोचा नहीं। हमें आज भी फॉरेनर्स और अंग्रेजों की गुलामी पसंद आ रही है। एक MP और MLA को जीवन भर बंगला, फ्री इलेक्ट्रिसिटी और पेंशन मिलती है और जो जवान हमारे बॉर्डर पे मर रहे हैं उनकी पेंशन बंद कर दी गई। नेता को भी सुविधा तब तक मिलनी चाहिए जब तक वो नेता है, जब तक वो सत्ता में है। उसके बाद आप अपनी रोटी का इंतज़ाम खुद करिए। ये रूल होना चाहिए इंडिया। साथ में कभी भी किसी नेता का बेटा या बेटी इलेक्शन में डायरेक्ट एंट्री नहीं ले सकता। उसे भी एक नॉर्मल इंसान जैसे प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ेंगे अगर उससे पॉलिटिशियन बनना है। एक जॉब के लिए इतनी सारी क्वालिफिकेशन लगती है और नेता हमारे यहाँ अनपढ़, जो पूरे देश को कंट्रोल करेगा वही अनपढ़। ये कहीं से भी तो इक्वालिटी नहीं लगती। नेताओं का भी क्वालिफिकेशन बार होना चाहिए। जिस डिपार्टमेंट का नेता वैसी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, पर शायद ये कभी होगा नहीं क्योंकि ज़्यादातर नेता तो बड़े हैं। और गलती सिर्फ सरकार की नहीं है, लोगों को भी विकास पसंद नहीं है। जब गवर्नमेंट ने 370 हटाने की बात की तो बहुत सारे हंगामे हुए, प्रदर्शन हुए। 3 तलाक हटाने की बात हुई तो भी उस समय बहुत हंगामे और प्रदर्शन हुए। सनातन और धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे विवाद हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी देश के ग्रोथ में, पर इंडिया में एजुकेशन का स्तर बहुत पीछे है। हमारे यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स का हाल बहुत ही ज़्यादा बुरा है। ना तो उन्हें ढंग से किसी लैंग्वेज में बात करना आता है, ना उन्हें अपने सब्जेक्ट की प्रॉपर नॉलेज। क्या हुआ? फरवरी का स्पेलिंग? और प्राइवेट स्कूल्स की तो अलग ही रॉयल्टी है। जितना मन करे फीस रखो और लोगों से पैसे लपेटो। आपको जानकर हैरानी होगी कि 3 साल में प्राइवेट स्कूल्स ने फीस को 50 से 80% तक बढ़ा दिया। 93% पेरेंट्स ने कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट भी इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है। पेरेंट्स का कहना है कि स्कूल्स हर साल 10 से 30% फीस इंक्रीज करते हैं, जिसके वजह से बच्चों का इनरोलमेंट रेट भी गिर चुका है। 2018-19 में 6% डिक्लाइन रेट देखा गया बच्चों के इनरोलमेंट रेट। इसी सब के बीच दिल्ली हाई कोर्ट के जज संजीव नरूला जे ने स्टेटमेंट दिया कि प्राइवेट स्कूल्स को कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं मिलता तो वो अपना एक्सपेंशन और डेवलपमेंट करने के लिए फीस बढ़ा सकते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में फिर फैसिलिटीज़ क्यों नहीं, क्वालिफाइड टीचर्स क्यों नहीं है?
प्राइवेट स्कूल्स को कितनी फीस रखनी चाहिए? क्या गवर्नमेंट इसको रेगुलेट नहीं कर सकती? क्या गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी नहीं है? भारत के 1.5 मिलियन गवर्नमेंट स्कूल्स की आज हालत यह है कि ना उनका अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना उनके पास अच्छे टीचर्स। प्राइवेट स्कूल्स के प्रिंसिपल्स कहते हैं कि सरकार का हस्तक्षेप अच्छा नहीं हमारे स्कूल्स के मैनेजमेंट में, फीस बढ़ाना हमारा अधिकार है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट भी कहती है कि प्राइवेट स्कूल्स का फीस बढ़ाना सही है एक लिमिटेड वे में, और वो लिमिटेड वे कितना है इसकी कोई लिमिट नहीं। प्राइवेट स्कूल्स को राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2019 के अनुसार क्लास 1 से क्लास 8 तक के बच्चों को फ्री एडमिशन देना जरूरी है, और ऐसा तो मैंने कहीं किसी भी स्कूल में नहीं देखा। गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स फ्रेशर टीचर्स होते हैं, न्यू जर्नर्स होते हैं, उनकी एवरेज सैलरी 4.5 लाख पर ईयर है। एक्सपीरियंस टीचर्स की सैलरी 12 से 15 लाख पर ईयर है, और वहाँ पढ़ाई 1 रुपए की भी नहीं। इंडिया में फेक डॉक्यूमेंट सबमिट करके लोग टीचर्स बन रहे हैं, फ्री की सैलरी उठा रहे हैं सालों तक, और गवर्नमेंट को इसकी भनक तक नहीं। ये दर्शाता है कि भारत की कानून व्यवस्था का स्तर क्या है। बॉलीवुड जिसमें पहले बागबान, हम आपके हैं कौन, DDLJ जैसे पारिवारिक फिल्में बनाई जाती थी, पारिवारिक गाने बनते थे, उस समय के सिंगर्स किशोर कुमार, कुमार सानू, अलका याग्निक, जो कि पारिवारिक गाने गाते थे। आज के समय में ऐसी फिल्में और वेब सीरीज बनने लगी हैं बॉलीवुड में, इतनी गाली अभद्र भाषा का इस्तेमाल, इतने अश्लील सीन्स बनने लगे हैं। इससे कुल मिलाकर ये लगता है कि ये लोग सॉफ्ट को प्रमोट कर रहे हैं। जिस्म 2, हेट स्टोरी जैसी मूवीज और उल्लू के वाहियात तमाम तरह के वेब सीरीज जो समाज में सॉफ्ट को बेधड़ल्ले से प्रमोट कर रहे हैं। इन सब में भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत पीछे नहीं है। भोजपुरी जिसे बहुत सभ्यता के तौर पे जाना जाता है, जहाँ बिस्मिल्लाह खान जैसे म्यूजिशियन, कर्पूरी ठाकुर जैसे कवि, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे महान आत्माओं को जन्म हुआ, जहाँ की धरती पे भगवान श्री राम के गुरु विश्वामित्र जी रहे, तपस्या की उन्होंने, वहाँ के कल्चर को आज अभद्र गानों से बदनाम कर दिया गया है। आज के जितने भी सिंगर्स भोजपुरी में तमाम तरह के वाहियात गाने बन रहे हैं, तमाम तरह की वाहियात चीज़ें हो रही हैं, और भोजपुरी को भी गंदा कर दिया गया आज के समय में। इंडिया जहाँ एकता का महत्व है, जहाँ भाईचारे का संदेश दिया जाता है, वहाँ धर्म के नाम पे दंगे और कत्ल होते रहे हैं। इसकी शुरुआत इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे से ही हो गई थी। धर्म के नाम पर हुए बंटवारे ने धर्म के नाम पे दंगों को जन्म दे दिया। 1967 से लेकर आज तक इंडिया में 58 मेजर कम्युनल राइट्स हो चुके हैं, जिसमें अब तक 12,828 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से मेजर राइट्स है अहमदाबाद राइट्स 1985, गुजरात राइट्स 1969, 1986 अहमदाबाद राइट्स जैसे राइट्स शामिल हैं, जिसमें से 1989 में भागलपुर राइट्स में 1000 लोगों की मौत हुई थी। 1980 में मुरादाबाद राइट्स में 400 से 2500 लोगों की मौत हुई थी। वहीं गुजरात के 1969 राइट्स में 630 लोगों की मौत हुई थी। 1967 रांची हत्या राइट्स में 184 लोगों की मौत हुई थी। वहीं 1966 में हिंदू सिख राइट्स में 3 लोगों की मौत हुई थी, और ऐसे ही बहुत से तमाम केसेस। यही नहीं, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, अनएम्प्लॉयमेंट, लूज एडमिनिस्ट्रेशन एंड लूज लॉ मैनेजमेंट और बहुत तमाम तरह के स्कैम्स कारण है इंडिया के डाउनफॉल। लास्ट 6 सालों में इंडिया में क्राइम अगेंस्ट वुमेन में 26.35% का राइज देखा गया है। 2021 में 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच 4,28,278 केसेस क्राइम अगेंस्ट वुमेन के दर्ज किए गए थे, जिनमें किडनैपिंग, डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी डेथ और असॉल्ट्स के केसेस शामिल थे, जिसमें से 107 वुमेन पे एसिड अटैक किया गया, 1580 वुमेन को ट्रैफिकिंग किया गया, 1500 लड़कियों को बेच दिया गया और 2688 वुमेन साइबर क्राइम का शिकार हुई। इसमें सबसे ज़्यादा जो केसेस दर्ज किए गए वो उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए 56,000 केसेस। उसको फॉलो किया राजस्थान ने भी 40,738 केसेस एंड महाराष्ट्र 39,526 केसेस। 2020 में 28,153 थे, जो 2021 में बढ़ के 31,878 केसेस तक पहुँच गए। वहीं डेटा के हिसाब से देखा जाए तो 76,263 किडनैपिंग केसेस भी दर्ज किए गए थे। अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत ही गंभीर समस्या है इंडिया में। अनएम्प्लॉयमेंट के परसेंटेज की बात करिए तो 2008 में परसेंटेज 5.41 था, जो 2009 में 5.54, 2010 में 5.55,
2011 में 5.43 और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते 2024 में 7.8% तक पहुंच गया। हर साल अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जा रहा है। और अगर स्टेट वाइज अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 2022 से 2023 के बीच में जो सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो लक्षद्वीप में था 11.1%, फिर गोवा में 9.7%, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड 9.7%, केरला 7%, हरियाणा 6.1% और सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो सिक्किम 2.2%, मिजोरम 2.2%, उत्तर प्रदेश 2.4%, कर्नाटका 2.4%। किसी भी विकसित देश के लिए उसके हर एक नागरिक का विकसित होना जरूरी है, हर एक व्यक्ति का शिक्षित होना जरूरी है। इंडिया में बहुत सी मेजर प्रॉब्लम्स हैं, जैसे लैक ऑफ एजुकेशन फॉर मिडिल एंड लोअर मिडिल क्लास, लैक ऑफ गुड मेडिकल फैसिलिटीज फॉर मिडिल एंड लोअर मिडिल क्लास, लैक ऑफ फैसिलिटीज फॉर फार्मर, मैनी loopholes in law. So we should have to think of it.